नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र गोस्वामी केवीएम यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार आपको किसी ना किसी नई शख्सियत से मिलवाते हैं। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आज की हमारी वीडियो से आप मोटिवेट अवश्य होंगे, क्योंकि किसी ने कहा है कि मत जियो अपनी खुशी के लिए, मत जियो अपनी खुशी के लिए, कोई मकसद चुनो जिंदगी के लिए, पहुंच सको दीन दुखियों के आंसू तुम, तो कुछ नहीं चाहिए खुदा की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी के लिए। दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा अभियान चला रखा है जो दूसरों के लिए है। जी हाँ, मेरी मुराद ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स, जो कि एक संस्था है और उसके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लेवल पर जिस संस्था का संचालन कर रहे हैं, अशोक चोपड़ा एडवोकेट हमारे स्टूडियो में हैं। मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। चोपड़ा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे, ये जो आपकी संस्था है, इसका क्या उद्देश्य है, कब इसका गठन हुआ और इसका अभी तक क्या आपको फीडबैक मिला है? धर्मेंद्र जी, जैसा कि आप जानते हैं और सबको पता है कि हम लोग पिछले 40 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में हैं। विभिन्न संस्थाओं से जुड़ के हमने बहुत से समाज सेवा के काम किए हैं, लेकिन पिछले कुछ एक सालों से हम लोग सोच रहे थे कि एक ऐसा बैनर हम लोग बनाएं जिसके नीचे जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास इसका मंच उपलब्ध नहीं है, तो उस उद्देश्य को सामने रखते हुए ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें हम देश विदेश के बहुत से लोगों को जोड़ने की कोशिश में हैं। और पिछले एक साल से आप ये जानकर हैरान होंगे कि हम देश के 40 जिलों में अपनी शाखाएं खोल चुके हैं और 40 जिलों में हमारी ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स की शाखाएं लोगों को समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना जितना भी हो सकता है योगदान दे रही हैं। जो लोग विदेशों में या भारत में इसको देख रहे हैं और वो आपकी संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा, कैसे आपसे वो कांटेक्ट करें? धर्मेंद्र जी, हम लोगों ने इसके लिए एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि संस्था से जुड़ने के लिए कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। सिर्फ जो भी व्यक्ति समाज सेवा में रुचि रखता हो, उसके मन में दीन दुखियों की सेवा करने की इच्छा हो और वह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करना चाहता हो, भारतवर्ष और विदेश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति हमारी संस्था में हमारे साथ जुड़ सकता है। उसके लिए कोई योग्यता या कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, बस उसके अंदर इतना होना चाहिए कि वो दूसरों के काम आने की इच्छा हो, उसके मन में भावना हो, सेवा भावना हो, और वो गरीब और बेसहारा व्यक्तियों की रक्षा करना चाहता हो, सीधा हमें अप्लाई कर सकता है। इसके लिए हमने नंबर दिए हुए हैं, हमारी मेल आईडी दी हुई है, वेबसाइट है, उस पर जाके हमसे संपर्क करे और हमसे जुड़ सकता है। कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना वही होता है जो दूसरों के लिए जिया जाए। शायद आपकी संस्था का यही उद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति में आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपके साथ बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और उनका जो रुझान है, जो हमें पता चला कि वो अपनी दिनचर्या में, अपनी सेटिस्फेक्शन में काफ़ी सुधार महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने लिए करते हैं तो शायद इतनी संतुष्टि नहीं मिलती, जब दूसरों के लिए करते हैं तो वास्तव में मन को एक सुकून, मन को एक शांति, अद्भुत शांति मिलती है। तो आपकी ये जो संस्था है, जब आपने मानवाधिकार की, ह्यूमन राइट्स की बात की, तो ऐसे अधिकारों का कहीं हनन होता है, तो उसके लिए कोई आपसे मिले या आप खुद भी वहां जाकर अपनी आंखों से या सोशल मीडिया, अखबार के माध्यम से आपको पता चलता है कि यहाँ हनन हो रहा है मानवाधिकारों का, तो आप उस लेवल पर क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए धर्मेंद्र जी, ऐसा है, मानवाधिकारों का अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई घटना घटती है और वो सोशल मीडिया में या मीडिया में नहीं आती है, तो उसको तो हमसे संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसी घटना घटती है जो सार्वजनिक है, तो उसके लिए हम उसको खुद अपने संज्ञान में लेते हैं और उसको जहाँ तक हमें पता है कि इसको इस लेवल तक पहुँचा के इसका समस्या का समाधान किया जा सकता है, हम लास्ट मोमेंट तक उसको समाधान करवा के तब जाके मानते हैं। अभी तक कोई ऐसा उदाहरण आपका हमारे दर्शकों के लिए जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिसका आपने कोई लाभ पहुंचाया हो? कुछ ऐसे लोग हैं जो साधन संपन्न नहीं हैं, जिनको राइट्स के बारे में पता नहीं है और आप एडवोकेट भी हैं, तो कोई ऐसी घटना आपके जहन में आ रही हो कि आपने उसका मसला हल किया? फतेहाबाद जिला में लास्ट ईयर नगर पालिका के चुनाव हुए थे पिछली बार,
तो उस टाइम एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। एक महिला वहाँ पे चुनाव लड़ रही थी, तो उसके भाइयों को पुलिस ने बहुत दमनकारी नीति से पीटा था और उनके ऊपर ही मुकदमे दर्ज करवा दिए थे। हमारे जैसे ये नॉलेज में आया, हमें किसी ने नहीं बताया, तो हमारी पूरी टीम वहाँ गई। वहाँ जाके हमने उसकी कार्रवाई की, मानवाधिकार आयोग को लिखा और उसका रिजल्ट ये निकला कि उन सबको इंसाफ मिला और वो पुलिस कर्मचारी बर्खास्त हुए और उस परिवार को बड़ी राहत मिली इस चीज़ से कि हम लोगों ने उनकी सहायता की। जब सब लोग पीछे हट गए तो हम लोगों ने उसकी सहायता के लिए खड़े हुए। एक कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारो, और आपकी ये जो बात है, जो घटना है, तो ये कह सकते हैं कि आपकी संस्था भी एक साधन है। और ये संस्थाएं जो हैं, जो एनजीओज हैं, जो देश में अकेली सरकारें कुछ नहीं कर सकती, जब तक एनजीओज ऐसी संस्थाएं काम ना करें तो इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। आप एक सही डगर पर चल रहे हैं और अद्भुत आप कार्य कर रहे हैं। इसमें आपकी जो ये संस्था है, कहीं रजिस्ट्रेशन है इसकी, या मान्यता है, या स्वयं आप इसको चला रहे हैं, किस प्रकार का इसका प्रारूप है? ऑल इंडिया लेवल पे हमारे पास ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड है और भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। इसमें हर उस चीज़ को शामिल किया गया जो लीगली होनी चाहिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और ह्यूमन बीइंग के नाते इस संस्था को चलाया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले कई सालों से सोशल सर्विस की है, तो हम ये सारी चीज़ें समझते हैं कि किसी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की पहले ज़रूरत है। सबसे पहले ज़रूरत ये होती है संस्था को रजिस्टर्ड करवाया जाए, उसकी एक बॉडी बनाई जाए, उसकी एक मैनेजमेंट बनाई जाए, वो उसी तरीके से काम करें। बहुत खूब आपने कहा इस बात को। लेकिन एक चीज़ हमारे दर्शकों के जहन में भी बराबर उठ रही होगी आपकी विचारों को सुनकर कि ये जो संस्था है आपकी, ये जो मुख्य रूप से आप क्या सोचते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स के विषय आते हैं, किन किन विशेष चीज़ों का हनन होता है गरीब जनता से, या जो अज्ञानता में अभी रह रहे हैं, स्लम एरियाज में रह रहे हैं, किस प्रकार की कठिनाइयां या किस प्रकार का हनन उनका होता है विशेष रूप से, मुख्य रूप से? भारतवर्ष में जहाँ तक मैं समझता हूँ, मानवाधिकार विषय पूरे विश्व से 75 साल बाद में आए। आज भी हमारी ये डिमांड है सरकार से कि मानवाधिकार विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि बच्चा बचपन से ये सीख सके कि उनके मानवाधिकार क्या हैं। हमारे देश में लोगों को अपने मानवाधिकारों का पता नहीं है। आज भी बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वास्तव में हमारे मानवाधिकार क्या हैं। बहुत से लोगों को कई बार पुलिस स्टेशन जाने पे FIR लिखी जाती, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें प्रोसेस क्या अप्लाई करनी है। कई बार कुछ एजुकेशन का अधिकार है तो किसी को ये नहीं पता होता कि हमें किस तरह से ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो हम इन सारे विषयों को सोचते हुए इन पूरे विषयों पे काम करते हैं और जहाँ तक संभव हो सके लोगों की इस मामले में पूरी सहायता करते हैं। उच्च अधिकारियों को इस बारे में लिखते हैं कि यहाँ पे ये घटना हुई है तो इसका पूरा संज्ञान लिया जाए और इस पीड़ित पक्ष को उस मामले में न्याय दिया जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे दर्शक ऐसे हैं, जब हम अपनी वार्ता करते हैं, अक्सर सैकड़ों वार्ताएं अभी तक हो चुके हैं, तो हम उनको एक टिप्स दे देते हैं कि आप भी अपनाइए। कोई डॉक्टर आता है तो कोई ऐसी तकनीक बता जाता है कि सिर दर्द ठीक हो जाता है, या कोई और आता है तो कोई ऐसी तकनीक बता जाता है कि ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगा। तो आप भी हमें ये बताइए कि आपकी ये जो संस्था है, किस प्रकार से, किस तरीके से जो RTI का एक कानून आया है, लोगों को बताइए कि वो अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है जो इनको अधिकार दिया गया है। बहुत से लोगों को अभी इसका ज्ञान नहीं है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा जो कुछ लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता। किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है, वो बस में जा रहा है हिसार से दिल्ली, और दिल्ली जाके उसको पता लगता है कि उसकी जेब से उसका पर्स चोरी हो गया है। नॉर्मली क्या होता है कि वो व्यक्ति दिल्ली में पहुंचा तो दिल्ली में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करेगा। हमारे यहाँ पे अंग्रेजों के ज़माने के कुछ कायदे कानून ऐसे लाद दिए गए हैं कि पुलिस स्टेशन वाला ये कहता है जी हमारे घटना स्थल में नहीं है। उसके लिए ह्यूमन राइट्स में एक 0 FRI का प्रावधान है कि आपके साथ घटना किसी भी जगह घटी हो, लेकिन आप जहाँ पहुँचे तो उस पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट लिखवाइए, वो आपकी 0 FIR दर्ज करेगा और जहाँ पे घटना घटी उस घटना स्थल पे अपने आप भेजेगा, इंक्वायरी वहाँ से होगी। ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कहीं पे भी कोई घटना घटे आप घबराए मत, जहाँ भी आपको पता लगा वहाँ आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ भी आप जाते हैं, कहीं भी आपके साथ कोई ऐसी बात होती है तो आप इन चीज़ों का ज्ञान हासिल करें। आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो RTI का भी कानून है आजकल, और मानवाधिकार आयोग
इसमें बहुत सजग है। और हमारी संस्था जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार वो अपने मानवाधिकारों की रक्षा करें? धर्मेंद्र जी, जो हमारी ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन है, इसमें हम दो चीज़ों को क्लब करके चल रहे हैं, मानवाधिकारों की रक्षा और समाज के पीड़ित तबके तक सहायता पहुंचाना। वो निरीह ही लोग जो एक सोशल सर्विस के माध्यम से अपने आप को उठा सकते हैं। सपोज एक गरीब बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता तो उसे बुक्स की सहायता चाहिए, उसे स्कूल की फीस की मदद चाहिए। एक व्यक्ति अपनी आँख का ऑपरेशन नहीं करवा सकता तो उसको कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए जो मदद चाहिए, मेडिकल कैंप के लिए जो सहायता चाहिए, किसी को स्कूल की ड्रेस के लिए चाहिए। हमने इस संस्था का गठन इस उद्देश्य को रख के किया है कि समाज के वो लोग जो प्रतिभाशाली तो हैं लेकिन धनाभाव के कारण वो चीज़ जो उन्हें डिजर्व करती है, जो उनके दिमाग में उन्हें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही, तो उसके उद्देश्य को सामने रखते हुए संस्था का गठन किया गया। और मानवाधिकारों की रक्षा, जो हमारे छोटे शहर हैं जहाँ पे लोगों को जागरूकता है ही नहीं, तो मानवाधिकारों की रक्षा भी इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और निरीह और वो लोग जो लोग के समाज में पीड़ित हैं और समाज के कुपोषित लोग हैं, उन्हें भोजन उपलब्ध करवाया जाए, मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाई जाए, एजुकेशन में उनकी मदद की जाए। और पर्यावरण की रक्षा में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वृक्षारोपण और कुछ ऐसे कार्यक्रम लिए जाएं जिससे हम अपने देश का और प्रदेश का और विश्व का पर्यावरण की रक्षा कर सकें। और एक जानकारी और मैं आपको दूंगा कि ये संस्था भारत में तो काम कर ही रही है, अभी हाल ही में श्रीलंका, भूटान और नेपाल के लोग भी हमारी संस्था से जुड़े हैं और अब हम इसे इंटरनेशनल संस्था बड़े दावे के साथ कह सकते हैं। बहुत खूब आपने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संस्था काम करती है तो हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। लेकिन एक चीज़ और, ह्यूमन की आपने बात करी, ह्यूमन में आप क्या व्यक्तियों को लेते हैं या बेजुबान उन परिंदों को लेते हैं जिनको पानी नहीं मिलता, दाना नहीं मिलता, या गोवंश है हमारी, या जो और अन्य पशु हैं आवारा फिरते हैं और उनको बेसहारा हैं, उनको शेल्टर नहीं है, और विशेषकर गर्मियों के मौसम में बहुत विकट स्थिति हो जाती है हरे चारे की भी, उनको भी आप शामिल करते हैं या ये सिर्फ मनुष्य को करते हैं? नहीं धर्मेंद्र जी, बिल्कुल हम लोग हर उस तबके तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिसको वो ज़रूरत है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पशु है, चाहे पक्षी है, जिसके माध्यम तक हम जहाँ तक संभव हो सके अपनी संस्था के माध्यम से भी और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग के माध्यम से भी उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत खूब। इस कड़ी में मैं एक और कड़ी जोड़ना चाहूँगा। हमारे फतेहाबाद में जिला में एक ऐसी संस्था है जो परिंदों के लिए जब उनकी डिलीवरी होती है तो वो उन हट्स में जाती हैं और वहाँ वो अपने अंडे वगैरह और अपने बच्चे पैदा करके एक निश्चित स्थान पर, उनको पता है परिंदों में भी दिमाग होता है, ठीक है वो बोल नहीं पाते, लेकिन वो वहाँ आते हैं, बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और उसके बाद वो उड़ जाते हैं और अपने बच्चों को वहाँ आशियाना मिलता है। और हमारे समाज सेवी संगठन, अगले एपिसोड में हम आपको उनसे मिलवाएंगे कि किस प्रकार वो जो आप बात कर रहे हैं उनकी रक्षा करते हैं। क्योंकि हमारी जो सृष्टि है वो केवल मानव से नहीं है, वनस्पति से है, पशु पक्षियों से है, परिंदों से है, गोवंश से है, बहुत सी चीज़ों का सम्मिश्रण है, तभी जाकर एक संपूर्ण संसार बनता है। तो अशोक चोपड़ा जी हमारे साथ आए और इन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको दी। और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि कोई ना कोई अपने दिल में ऐसी कसक पालिए जिससे आपके राष्ट्र का कल्याण हो, आपके देश का कल्याण हो। क्योंकि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश के लिए प्यार नहीं, राष्ट्र के लिए प्यार नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। चोपड़ा साहब, आपका धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आकर हमारे बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। मैं समझता हूँ कि ये जो आप कर रहे हैं ये भी समाज सेवा का एक रूप है। आप समाज सेवी लोगों को आगे ला के उनको लाइमलाइट में लाते हैं, तो ये भी सबसे बड़ी समाज सेवा है। जब तक लोगों तक बात नहीं पहुँचेगी तो किसी भी संस्था को काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। जब आप लोग बात पहुंचाते हैं, लोगों तक बात जाती है कि कोई संस्था किस तरीके से काम कर रही है। देखिए, आज की डेट में समाज सेवा बिना पैसे के संभव नहीं है। तो जब आप लोग हमारी बात को पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी संस्था को आप आगे लाइमलाइट करते हैं तो उन तक ये बात पहुंचती है कि इस माध्यम से पहुंची है, धर्मेंद्र गोस्वामी जी ने ये इंटरव्यू लिया है और ये इनके यूट्यूब चैनल पे ये बात आई है, तो ये संस्था अच्छी है, सॉलिड है। और अगर हमें यहाँ कुछ डोनेट करना है तो हम कर सकते हैं, जिसमें कोई सोचने की या किसी तरह की गड़बड़ होने की चांसेस नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।
शुक्रिया। अशोक जी ने जैसे बात कही कि हमने एक प्रयास किया है, ये प्रयास हमने 2 साल मात्र पहले किया था और इतनी हमें इसका एडवांटेज मिला, इतनी मोटिवेशन मिली, लोगों का सहयोग मिला कि आज हमारा ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर अपनी इंटरव्यूज देते हैं। ना केवल समाज सेवी, राजनेता लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, या इसके अलावा सांस्कृतिक गतिविधियों से, म्यूजिक से जुड़े लोग हैं, हमसे लगातार संपर्क करते हैं और हम उनको हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं और वो सफल भी होते हैं। काफ़ी कमेंट्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो आप भी हमारी इस वीडियो को भी बहुत अच्छे दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। और स्टूडियो के बारे में जैसे अशोक जी ने कहा, तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा, चला था अकेला सुनसान राहों पर, चला था अकेला सुनसान राहों पर, लोग आते गए, कारवां बनता गया। नमस्कार।